नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग उत्तर प्रदेश की प्रारंभिक पात्रता परीक्षा 2021 की पेपर का एनालिसिस करेंगे और यह जानेंगे कि अगले महीने होने वाली पेट एग्जाम की परीक्षा का दृष्टिकोण क्या होगा। हम इस पेपर के माध्यम से एक क्रांतिकारी एनालिसिस जानेंगे कि कैसे 2022 की परीक्षा को हम फेस करें और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल करें और खास करके जीएस पोर्शन में। तो एक तरीका जो क्रांतिकारी तरीका होता है पेपर को हल करने का, एक नज़रिया होता है। आइए देखते हैं पेट 2021 के पेपर के जीएस पोर्शन को सॉल्व करके आए हुए प्रश्नों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करके कि क्या तरीका होना चाहिए किसी पेपर को हल करने का। आइए देखते हैं 2021 का पेपर है। इसमें प्रथम प्रश्न है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रमानुसार सही क्रम है। इसमें जो शासक के नाम दिए हैं इनको क्रम के हिसाब से सेट करना है। 4 शासकों के नाम दिए गए हैं। प्रथम पर है शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। दूसरे पर हैं अकबर। तीसरे पर हैं अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। और चौथे पर हैं इल्तुतमिश। इन 4 लोगों को कालक्रम के हिसाब से सेट करना है कि इनका समय कब से कब तक रहा और इसी आधार पर इनको क्रम से व्यवस्थित करके सही कूट का चयन करना था। शेरशाह सूरी का जो समय है वह 1540 ईस्वी है। अकबर का 1556 है। अलाउद्दीन खिलजी का 1296 है और इल्तुतमिश का 1211 ईस्वी इनका शासनकाल का समय है। तो अब आपको सही उत्तर देना है। तो पहले पे ये ए, इसके बाद बी, सी ये और डी ये, इस हिसाब से इसको करना है। आइए एक एक दो पॉइंट देखते हैं इनके विषय में कि क्या खास बातें हैं जो आगे परीक्षा में, आने वाली परीक्षा में आ सकता है। जैसे शेरशाह सूरी हैं। शेरशाह सूरी के पिता का नाम जो था हसन खान था और शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खान था। फरीद खां था। किसका नाम? शेरशाह सूरी के बचपन का नाम। माना यह जाता है कि इन्होंने तलवार की एक वार से एक शेर को खत्म कर दिया था। इसके उपलक्ष्य में अफगान के एक शासक थे, उन्होंने इनको, शेरशाह सूरी को, शेर खां की उपाधि दी थी। कौन थे वह? अफगान के जो शासक थे उनका नाम हसन लोहानी था। हसन लोहानी, इन्होंने इन्हें शेर खां की उपाधि दी थी। यह हुमायूं से 2 युद्ध लड़े थे और दोनों युद्धों में हुमायूं को परास्त कर दिए थे। प्रथम युद्ध यह लड़े थे 1539 में और दूसरा युद्ध 1540 में। यह विलग्राम या कन्नौज का युद्ध जाना जाता है। विलग्राम या कन्नौज का युद्ध। और इसे 1540 चौसा का युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में दिल्ली की सत्ता को शेरशाह सूरी हथिया लेता है और हुमायूं को दिल्ली की सत्ता छोड़ करके अजमेर, राजस्थान, राजकोट जाना पड़ता है, जहां पर हमीदा बानो बेगम ने अकबर को जन्म दिया। उसके बाद फिर अकबर के शासन सत्ता संचालित हुई। शेरशाह सूरी एक युद्ध और लड़ा था, तंजौर का युद्ध। तंजौर का युद्ध, किला फतेह हो गया था और हाथ से फेंकने वाला जो बम होता है वही यह फेंक रहा था और बम का जखीरा एक जगह रखा हुआ था और किले की दीवार पे यह बम को फेंक रहा था और अंततः एक बम कहीं से आकर के, एक गोला इस जखीरे पर आकर के गिरता है और पूरा विस्फोट हो जाता है। इसमें शेरशाह सूरी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और मरने से पहले वह कहता है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए हमने अपना पूरा साम्राज्य खो दिया। और फिर आते हैं महान अकबर का शासनकाल आता है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो है यह खिलजी वंश के थे। खिलजी वंश के थे। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। दूसरे शासक के रूप में यह आए थे 1296। इल्तुतमिश किस वंश का था? तो यह था गुलाम वंश का शासक था और गुलाम वंश की नींव जो रखी थी वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था यह मोहम्मद गोरी का
मोहम्मद गोरी का दामाद प्लस गुलाम था। जब मोहम्मद गोरी भारत से लूट करके माल खजाना लेकर के वापस गया तो जीते गए क्षेत्रों में उसने कुतुबुद्दीन ऐबक की नियुक्ति कर दी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित दो बातें, इन्हें लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, लाख बख्श, लाखों का दान करने वाला। दूसरा, 2.5 दिन का झोपड़ा इन्होंने बनवाया अजमेर में, 2.5 दिन का झोपड़ा, और कुतुब मीनार की नींव इन्होंने रखी। कुतुब मीनार की नींव इन्होंने रखी। इनके बाद जो शासक आते हैं उनका नाम था आराम शाह। आराम शाह 8 महीने तक शासन करते हैं। इनकी हत्या करके इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक बनता है। जब इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक बनता है तो इससे संबंधित कुछ बातें हैं। इल्तुतमिश ने इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था, जिसकी प्रमुख बातें हैं, इसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए, शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए। दूसरा, तुर्क ए चिलहगान 40 गुलाम सरदारों की एक संस्था बनवाई और इक्ता प्रथा की व्यवस्था की। इक्ता व्यवस्था की, घुड़सवार अपने से दुगने घोड़े रख सकते थे। तो यह इल्तुतमिश का 3 काम था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? पहला ऑप्शन तुकाराम। देखो, ऐसे ही आपको हल करना है, कोई भी पेपर का एनालिसिस हो किस तरीके से करना है यह आप देखिए और सीखिए। ऐसा करने से यकीन मान लीजिए आपके नंबर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, लेकिन तरीका आपका एक बेहतरीन तरीका होना चाहिए। इस वीडियो को आखिरी तक देखें और बताएं और सीखें और जानें कि कैसे क्या होता है। कमेंट में भी जो आपकी दिक्कत हो, जो समस्याएं हो, उससे संबंधित चीजों को आप बता सकते हैं, उससे हम उसका निराकरण करने के लिए अगला वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। प्रश्न यह था कि संत शिवाजी के समकालीन थे कौन से संत? तुकाराम। दूसरा ऑप्शन है नामदेव। तीसरा ऑप्शन है चैतन्य और चौथा ऑप्शन है शंकराचार्य। तुकाराम यही थे किसके? शिवाजी के समकालीन, शिवाजी के टाइम पे। नामदेव जो थे वह बरकरी संप्रदाय के संस्थापक थे। बरकरी संप्रदाय के, ये अलग से आएगा, पूरा विस्तृत आएगा आगे वीडियो में, इतिहास का जब चलेगा तो। चैतन्य महाप्रभु जो थे वह भक्ति काल से संबंधित थे, कवि थे, विचारक थे, विद्वान थे। आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी। आपका जन्म केरल में हुआ था, इन्होंने 4, उत्तर में जोशीमठ, उत्तराखंड, पुरी उड़ीसा, द्वारिका गुजरात, श्रृंगेरी कर्नाटक, उड़ीसा उत्तराखंड और यह गुजरात में 4 मठों की स्थापना की थी। इनसे संबंधित कुछ विचार आते हैं, कुछ और विद्वानों के भी विचार आते हैं। आइए उसको जानते हैं कि वह विचार क्या थे। जैसे आता है रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, शंकराचार्य, ये नाम आ गया आपका, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बकाचार्य। यह प्रवर्तक थे। रामानुजाचार्य जो थे विशिष्टता द्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद, शंकराचार्य
अद्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्धता द्वैतवाद, शुद्धता द्वैतवाद, और ये द्वैतता द्वैतवाद निम्बकाचार्य। यह प्रश्न आता है कूट मिलान के लिए, आगे आपको मिलेगा और कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, तो इसे आप नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अगला प्रश्न है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन है, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन। यह प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं अपनी वीडियो में। वारेन हेस्टिंग जो थे यह बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। बंगाल के अंतिम थे कौन और भारत के प्रथम? प्रथम भारत के और अंतिम बंगाल के, तो यह कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। यह क्या थे? भारत के प्रथम थे। यही 1837 आपको मैंने पढ़ाया था, भारत शासन अधिनियम के तहत यह कहा गया कि जो अब बंगाल का गवर्नर जनरल है उसे समस्त भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा, तथा वह बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल बन गए ऑटोमेटिकली। ये ठीक क्लियर हुआ। लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन्होंने लागू किया था और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द किया था रिपन महोदय ने। लॉर्ड क्लाइव प्लासी का युद्ध 1757 में, प्लासी का युद्ध 1757 में सिराजुद्दौला को हरा करके जीता थे प्लासी का युद्ध। यह प्लासी का युद्ध भागीरथी नदी के किनारे लड़ा गया था। आया हुआ प्रश्न है, भागीरथी नदी के किनारे लड़ा गया था। प्लास नामक वृक्ष फूल पाए जाने के कारण उस मैदान में इसका नाम प्लासी पड़ा। क्लियर हुआ। अगला प्रश्न है चरक संहिता संबंधित है, चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता ऑप्शन 1 राजनीति है, दूसरे ऑप्शन में चिकित्सा है, तीसरे में गणित है। तो जो चरक संहिता है वह चिकित्सा से संबंधित है। चरक राजनीति से अर्थशास्त्र संबंधित है। अर्थशास्त्र किसकी? अर्थशास्त्र विष्णुगुप्त की, विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी नाम है और मूल नाम चाणक्य। गणित की पुस्तक जो है वह लीलावती है प्राचीन भारत की, जिसके रचयिता कौन है? भास्कराचार्य हैं, भास्कराचार्य हैं। इन्होंने गणित के नियमों, अंकों एवं उनमें प्रयोग होने वाले सूत्रों का विश्लेषणात्मक एक पुस्तक लिखी है लीलावती में। लीलावती भास्कराचार्य की पत्नी थी, अपनी पत्नी के नाम पर इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न है, एक तरफ कुछ सन दिया हुआ है और दूसरी तरफ कुछ घटनाएं दी हुई हैं। देखो तरीका क्या होता है कि पढ़ो तो इस तरह से पढ़ो कि जो बाकी 3 ऑप्शन है उनका भी ऑपरेशन कर दो। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, 78622 1709, 78 ईस्वी, 622 ईस्वी और 1709 ईस्वी। इसके सामने कुछ घटनाएं दी हुई हैं, कौन सी घटना किसके सामने सही सुमेलित नहीं है उसे हमें ढूंढना है। पहले में है कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध, दूसरे में है शक संवत, तीसरे में है मुस्लिम युग की शुरुआत, मुस्लिम युग की शुरुआत, चौथे में है औरंगजेब की मृत्यु, औरंगजेब की मृत्यु। अब इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है?
261 में आपको पता है 483, 383, 251, 100 ईसा पूर्व में 3 बौद्ध समितियां हुई थी और तीसरी बौद्ध समिति में अशोक थे। पहले में कौन थे? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक। तो 251 में हुई थी। तो इस समय अशोक थे और यह कलिंग युद्ध उत्तर भारत को पूरा रौंद दिए और 14 शिलालेख इन्होंने बनवाए, उसमें धार्मिक व सामाजिक नियमों का उल्लेख किए और 13वें में इन्होंने इस युद्ध का वर्णन किया और इनका हृदय द्रवीभूत हुआ, परिवर्तित हुआ और इन्होंने सामाजिक व धार्मिक जीवन जीने के लिए लोगों को प्रेरणा दिए। तो यह घटना सही है। 78 ईसा पूर्व शक संवत की शुरुआत होती है, यह भी सही है। 622 में मुस्लिम युग की शुरुआत होती है। एक चीज है कि 712 में आपके दिमाग में चल रहा होगा, 712 में तो प्रथम मुस्लिम आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम आया था, तो वहां से शुरू हुआ था, लेकिन नहीं, यह सही है, ये युग की शुरुआत कर रहा है, समय पीरियड की, टाइम कब से उनका कैलेंडर चालू हुआ, कैलेंडर की बात कर रहा है। तो 622 ईस्वी में जब हजरत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना हिजरत किए थे, तो उसी तारीख से इस्लामिक धर्म के अनुसार उनका कैलेंडर जो जारी होता है वह 622 ईस्वी को प्रथम हिजरी माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रथम हिजरी संवत, हिजरी संवत। अब अगर कोई पूछे कि इस समय कितना हिजरी संवत चल रहा है, तो आप 2022 में से 622 घटा दीजिए, क्योंकि हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी से होती है। 1 ईस्वी को ईसा मसीह का जन्म होता है, यहीं से ईस्वी की शुरुआत होती है, सन 1 से। इसके इधर की डेट को, आगे की डेट को ईस्वी कहेंगे, की डेट को ईसा पूर्व कहेंगे, ईसा मसीह के जन्म के पहले और ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो ईसा मसीह के जन्म के 622 ईस्वी बाद जो है इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत होती है 622 में। तो वर्तमान में 2022 चल रहा है। अगर हिजरी संवत पूछा जाए तो इसी को आप घटा देंगे, 1400 हिजरी संवत आ जाएगा। शक संवत पूछे तो ये बता देंगे। एक है विक्रम संवत, जो हिंदू धर्म के कैलेंडर के हिसाब से 57 विक्रम संवत जो होता है वो 57 ईस्वी से माना जाता है। तो 57 ईस्वी से क्या माना जाता है? विक्रम संवत की शुरुआत होती है, विक्रम संवत की शुरुआत होती है। और 2022 में से अब आप 57 घटा देंगे तो यह आ जाएगा हिंदू धार्मिक कैलेंडर विक्रम संवत कितना चल रहा है। क्लियर हुआ इतना? औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी वह मृत्यु 1707 में हुई थी। यही ऑप्शन गलत है, यही जोड़ा सुमेलित नहीं है। 3 मार्च को, शायद 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। इनके 3 बेटे थे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। आजम और कामबख्श को मुअज्जम मार देता है, आजम और कामबख्श को। फिर मुअज्जम बहादुर शाह जफर प्रथम या साहिब बेखबर के नाम से उत्तरवर्ती मुगल शासकों में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। दूसरा ऑप्शन है WC बनर्जी, WC बनर्जी। तीसरा ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता। और चौथा ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दादा भाई नौरोजी यही ऑप्शन सही है जो प्रश्न में पूछा है, ग्रांड ओल्ड मैन, ग्रांड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी। WC बनर्जी, जब कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में AO क्यूम के द्वारा की गई, तो प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी को नियुक्त किया गया प्रथम अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस के। फिरोज शाह मेहता जो थे वह बॉम्बे क्रॉनिकल नामक दैनिक पत्र निकाले थे, बॉम्बे क्रॉनिकल नामक एक दैनिक पत्र निकाले थे, दैनिक पत्र। सुरेंद्र नाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर, आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, इंडियन एसोसिएशन
की स्थापना कौन किया था? आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने किया था। अगला प्रश्न है 1915-16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग की शुरुआत हुई? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, ये तो सबको पता है। 1915-16 में होम रूल लीग जो बनी थी वह एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में बनी थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित का मिलान करें। पुट मिलान है, एक तरफ संस्था का नाम दिया हुआ है और दूसरी तरफ उससे संबंधित व्यक्तियों का नाम दिया हुआ है। तो आइए देखिए, सबसे पहले ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज। फिर है रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन। फिर है आर्य समाज, आर्य समाज। फिर है सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज। ब्रह्म समाज, अब इसके बाद इसमें नाम दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, श्रीधर रालू नायडू, ज्योतिबा राव फुले आदि नाम दिया गया है। हम डायरेक्ट उसका सही उत्तर देते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, राजा राम मोहन राय ने की। रामकृष्ण मिशन आप बताएंगे, इन्हीं के नाम पर, इन्हीं के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद। क्लियर? आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले। क्लियर हुआ? इनका एक आदर्श वाक्य बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। अगला प्रश्न है करो या मरो किसका नारा है? ऑप्शन दिया हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुरेंद्र, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, और अगला है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। क्या नाम, क्या नारा है? करो या मरो। तो करो या मरो, हे राम, करो या मरो, महात्मा गांधी का नारा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को 1988 में गुजरात के बारदौली नामक स्थान पे एक किसान आंदोलन हुआ था महिलाओं के द्वारा। यहाँ पर इनको सरदार की उपाधि बारदौली की महिलाओं ने दिया। आया हुआ प्रश्न है, बहुत बार आता है। जवाहरलाल नेहरू, आराम हराम है, आराम हराम है प्लस पूर्ण स्वराज, यह नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह किसका नारा है? सुभाष चंद्र बोस का। क्लियर हुआ? और दिल्ली चलो, दिल्ली चलो भी किसका नारा है? सुभाष चंद्र बोस का इसमें है, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस का नारा है। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न है जब सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिए तब उनकी अध्यक्षता कौन किया था? तो समझ लीजिए यह प्रश्न। जब 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए चुनाव हुआ तो दो लोग मैदान में थे, पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, यह दो लोग मैदान में थे। यह गांधी जी की तरफ से थे और गांधी जी ने कहा अगर पट्टाभी सीतारमैया की हार होती है तो महात्मा गांधी की हार होती है, और अंततः होता क्या है? पट्टाभी सीतारमैया जी हार जाते हैं और सुभाष चंद्र बोस जी जीत जाते हैं।
और 1939 में आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया था और इसके चलते सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए इन्होंने विदेशी भ्रमण करना तथा वैश्विक स्तर पर भारत का नेतृत्व करने के लिए निकल पड़े। आपको पता है यहीं से सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हुई थी और जब हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने जापान के इन 2 स्थानों पर बम गिराया था, इन्होंने अपने कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया तथा इनका पद जो संभाले थे वह राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगला प्रश्न है सलाल पनबिजली परियोजना, तो सबको पता है झेलम नदी पर है, एक ही क्वेश्चन है। बसंत विषुव क्या होता है, हमारे कल क्लास में वीडियो वाली क्लास से है। यह होता है 0 डिग्री। यहाँ पर सूर्य 21 मार्च को और 23 सितंबर को लंबवत चमकता है। यहाँ पर 21 जून को और मकर रेखा पर, यह कर्क रेखा पर 21 जून को, मकर रेखा पर 22 दिसंबर को लंबवत चमकता है। तो बसंत विषुव पूछ रहा है, इसे महाविषुव भी कहा जाता है तथा मार्च विषुव भी कहा जाता है। तो 21 मार्च इसमें सही है। राजस्थान में एक परियोजना है खेतड़ी परियोजना। खेतड़ी परियोजना, इसे एक नाम से और जानते हैं तांबा परियोजना। तांबा उत्पादन के लिए यह प्रसिद्ध है। यह परियोजना झुंझुनू जिला राजस्थान में है। झुंझुनू जिला राजस्थान में है। ठीक, तो यह तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है काजीरंगा नेशनल पार्क जो है कहां पर है, तो काजीरंगा असम में है। यह प्रसिद्ध है एक सींग वाले गैंडे के लिए, एक सींग वाला गैंडा। ठीक है, इस तरह से प्रश्न को हल करें। जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उन सारे ऑप्शंस को देखें, उनको जो सही नहीं है उनको भी जानें कि ये ऑप्शन क्यों आए हैं, उसके बारे में एक विश्लेषण, अपना ज्ञान और उसकी चीजों को खोज करके लिखें और उसे याद करें। ऐसे करने से आपका एक पेपर जो होगा वह एक बेहतरीन अंदाज में एक बड़ा सा आपके पास अध्ययन मटेरियल उपलब्ध हो जाएगा। ठीक, इसमें है काजीरंगा नेशनल पार्क, तो असम में है एक सींग वाला गैंडा। और पश्चिम बंगाल है, आपको पता है गोरुमारा नेशनल पार्क तथा सुंदरबन नेशनल पार्क, वह पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। केरल है, तो केरल में वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, केरल में शांत वैली या घाटी मतलब साइलेंट वैली कहाँ अवस्थित है, तो केरल में अवस्थित है। और मध्य प्रदेश है कान्हा किसली, बांधवगढ़, सतपुरा, पन्ना नेशनल पार्क, बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा हिमालयी नदी है, तो हिमालयी नदी का मतलब होगा कि हिमालय से निकल नदियां। तो हिमालय से निकलने वाली कौन सी नदी है, जो हिमालय से निकलती हो उन्हीं नदियों को हमें यहां पर क्या करना है, देखना है कि हिमालय से कौन कौन सी नदी निकलती है। यहां पर आपका सिंधु नदी आती है, पाकिस्तान चली गई, यहां पे ब्रह्मपुत्र नदी आती है ऐसे, और यहां से निकलती है आपकी गंगा नदी। तो गंगा नदी ऑप्शन में है और ब्रह्मपुत्र और गंगा। मंदाकिनी, अलकनंदा, भागीरथी, पिंडर, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ये सारी चीजें हैं, यह क्लियर होगी आपकी आगे क्लास में, जब ज्योग्राफी की अलग से क्लास चलेगी तो, कि भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से गंगा नदी का उद्गम होता है। 2 धाराएं हैं, 2 वितरिकाएं हैं। आगे है प्रश्न बैंक दर क्या होता है, तो ऑप्शन में है साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर गलत है, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर गलत है, बैंकिंग संस्थाओं द्वारा लाभ पर ली गई ब्याज दर यह भी गलत है, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर जो होती है वह होती है बैंक दर। अगला प्रश्न है इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं तथा आर्थिक गतिविधियों का उद्देश्य होता है लाभ अर्जन करना, तो यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। अगला प्रश्न है 100 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, तो 1 रुपए पे 1 रुपए का जो नोट होता है 1 रुपए का, इस पे होता है वित्त सचिव का, वित्त सचिव की साइन होती है हस्ताक्षर, और बाकी जितनी भी नोटें होती हैं सब वे आरबीआई के
गवर्नर की सिग्नेचर होती है। आरबीआई की स्थापना 1935 में, राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। जानते रहिए। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसका विषय है? हमने आपको संविधान पढ़ाया था, उसमें अनुसूचियां बताया था, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो जो यह प्रश्न आया है, यह पूछ रहा है जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, संघ सूची में। तो जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है, जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता यह शामिल है राज्य सूची में। यह राज्य सूची का विषय है। किसका है? राज्य सूची का विषय है। अनुसूची 7 में जो दिया गया है, संघ, समवर्ती व राज्य सूची, तो यह राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है जो संबंधित है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो संबंधित है। आइए देखते हैं किससे संबंधित है। ऑप्शन ए में है 21 ए, ऑप्शन 2 में है 19, ऑप्शन 3 में है 29-30 और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। 21(1)(a) के तहत यह कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। निःशुल्क शिक्षा किसके तहत? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत यह शामिल किया गया। 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। तो यही ऑप्शन सही है। अब देख लीजिए अगला ऑप्शन जो 19 है, यह वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की अनुच्छेद 19, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता क्या है? निहित है। प्रेस की स्वतंत्रता इसी में निहित है। अगला 29-30 है, यह अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण करता है। किसका? अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। और अनुच्छेद 30 जो है अल्पसंख्यक के शिक्षण संस्थानों को सुचारू रूप से संचालित करने की व्यवस्था राज्य करेगा मौलिक अधिकार के अंतर्गत। अगला है उद्देश्य प्रस्ताव संविधान में किसने रखा था? तो आपको पता है उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? 13 दिसंबर को मेरी क्लास में हो चुका है, पिछले वीडियो में। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यह रखा था और 22 जनवरी 1947 को यह संविधान में शामिल किया गया। याद रखें यह तारीख, अगली तारीख यही पूछेगा आपसे। तो उद्देश्य प्रस्ताव कौन रखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के हित निहित होते हैं? अब आप देखें यहां पर, यह अल्पसंख्यक के हित की बात कहां कर रहा है? अनुच्छेद 29। जो इसमें ऑप्शन है ए बी सी डी। पहले में है अनुच्छेद 21, दूसरे में है 24, तीसरे में है 29, इनमें से कोई नहीं। 21 जो है, यह 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 24 जो है वह कहता है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखानों, मिलों आदि में काम करना, अगर उन्हें पकड़ा गया तो यह कानूनन अपराध है, उसके लिए कार्यवाही होगी। अगला है अनुच्छेद 29। तो अभी यहीं पर हमने लिखा था अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। ठीक। अगला प्रश्न है ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। तो सीधा सा प्रश्न है मुक्त इलेक्ट्रॉन के। अगला प्रश्न है 1 वर्ष
किसके मापन की इकाई होती है? तो एक प्रकाश वर्ष जो होती है वह प्रकाश द्वारा निर्वात में चली गई एक वर्ष की कुल दूरी को हम एक प्रकाश वर्ष की संज्ञा देते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। इसका सीधा सा प्रश्न है, 18 कैरेट सोने में 18 कैरेट सोने में कितने प्रतिशत शुद्धता होती है सोने की मात्रा? तो 18 कैरेट सोने में 75% सोना होता है और 25% मिश्र धातुएं होती हैं। मिश्र धातुएं होती हैं और 24 कैरेट का सोना शुद्धतम सोना माना जाता है। 100% उसमें सोने की मिलावट उसमें नहीं होती है, टोटल सोना होता है। अगला प्रश्न है, संतरे में बहुतायता में पाया जाता है। संतरे में क्या पाया जाता है? कोई भी खट्टा फल होगा उसमें साइट्रिक एसिड पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? साइट्रिक एसिड। और यह जो होता है वह विटामिन सी का द्योतक है। तो संतरा क्या? विटामिन सी। तो ऑप्शन इसमें पहला ही सही है, विटामिन सी। तो इस तरीके से प्रश्न हम करेंगे, उसमें आए हुए जो भी चीजें हैं उसके इर्द गिर्द की चीजों को भी समाहित करते चलेंगे तो ज्यादा बेहतर तैयारी होगी। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला वह जो है, तो पहले प्रथम जानिए, प्रथम भारतीय मूल की महिला कौन थी? कल्पना चावला, सबको पता है कल्पना चावला। दूसरी महिला कौन है? तो इसमें ऑप्शन जो दिया है वह यही सही है, पहला ही, सिरीसा वंदना। सिरीसा वंदला। और अब एक सवाल और है आपके लिए कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? भारतीय नहीं, पूरी दुनिया में वह महिला जो सबसे पहले अंतरिक्ष में गई उसका नाम हम बता दे रहे हैं, वेलेंटीना तेरेस्कोवा। अगर आपको पता है तो बताएं कमेंट बॉक्स में कि यह किस देश की थी? किस देश की थी वेलेंटीना तेरेस्कोवा, प्रथम महिला जो अंतरिक्ष यात्री बनी? आप बताएंगे। अगला प्रश्न है, कितने भारतीय राज्य नेपाल की सीमा को साझा करते हैं? तो इसमें 1 2 3 4 5 ऑप्शन में है, तो यह जो 5 है, 5 राज्यों से यही ऑप्शन सही है। 5 राज्यों में है कौन? आप देखेंगे ये है नेपाल आपका। ये पोर्शन जो है, ये डॉट डॉट जो कर रहा हूं, ये क्या है? यही पोर्शन आपका नेपाल है। तो इसमें जो सीमा लगती है वो उत्तराखंड की, भारतीय राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। यह 5 राज्य हैं जिसकी सीमा किससे लगती है? नेपाल से। आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, इन सब की सीमाओं से संबंधित प्रश्न को हल करें और देखें। अगला है, निम्न में से कोस्टा रिका किसकी राजधानी है? बीजिंग पहला ऑप्शन है, तो चीन की है। दिल्ली भारत, ढाका बांग्लादेश, एक ऑप्शन बच रहा है, सान जोस, यही हो गया ऑप्शन सही। तो राजधानी भी आप पढ़ते रहें पेट एग्जाम के लिए 2022। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा जो है, लक्षद्वीप की जो भाषा है, लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा जो है वह है मलयालम। क्या है? मलयालम। लक्षद्वीप की राजधानी जो है वह कावारत्ती है। लक्षद्वीप जो बना है द्वीप वह प्रवाल मूंगा जीव से निर्मित है, प्रवाल भित्ति। क्लियर। अगला प्रश्न है, लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 अधिकतम संख्या हो सकती है। हिंदी दिवस, जो दिवस की क्लास हमने बताया था आपको, उसमें से यह प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो पहला ही ऑप्शन इसमें सही है, 14 सितंबर।
अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 14 सितंबर को क्यों हिंदी दिवस मनाया जाता है। हमने इसमें आपको बताया है कि 14 सितंबर को कौन सी ऐसी प्रमुख बात थी जिसके उपलक्ष्य में यह मनाया जा रहा है, उसके साथ एक घटना संबंधित है। अगला है निम्नलिखित में से सार्क का सदस्य नहीं है। जितने भी पड़ोसी देश हैं भारत के वह सार्क के सदस्य हैं, केवल म्यांमार को छोड़ के। म्यांमार को छोड़ के सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क होता है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी और 2007 में इसमें अफगानिस्तान जुड़ा। कौन जुड़ा? अफगानिस्तान इसका अंग बन गया। वर्तमान में कुल सदस्यों की संख्या 7 है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस स्थान पर अजंता व एलोरा की गुफाएं अवस्थित हैं? किस स्थान पर अजंता व एलोरा की गुफाएं अवस्थित हैं? आइए देखिए, अजंता एलोरा। अजंता व एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद में अवस्थित हैं। औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। इसका निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। इसमें जो गुफाओं को काट करके जो मूर्तियां बनाई गई हैं वह हिंदू धर्म की हैं, प्लस जैन की भी हैं और प्लस बौद्ध की भी हैं, तीनों की हैं। अब प्रश्न में यही पूछा था और ऑप्शन में देखें कि क्या है, तो ऑप्शन में औरंगाबाद है। और इसका जो एलोरा को राष्ट्रकूटों ने बनवाया, 3 मूर्तियां हैं। और इसे जो है हरिसेन सामंत ने, हरिसेन सामंत बौद्ध मूर्तियां चित्रित हैं। गुफाओं को काट करके अंदर मूर्तियों की चित्रकारी अजंता और एलोरा की गुफाओं की प्रथम वरीयता है, प्रथम पहचान है। ओणम नृत्य बचपन से जानते हैं, केरल ओणम जो सांस्कृतिक उत्सव होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो सूर्य के नजदीक क्रम में आप देखेंगे तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बस यहां तक है। तो सबसे नजदीक कौन है? सूर्य से दूर जाते समय ग्रहों का जो क्रम है वह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण यह है। तो सबसे नजदीक कौन है? तो बुध है। क्लियर? तो ऑप्शन में बुध भी है। ठीक। अगला है नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति कौन थे? तो ऑप्शन में है रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर, यही सही है, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला 1913 में गीतांजलि पुस्तक पर इन्हें गीतांजलि। जब इनको नोबेल पुरस्कार मिला एशिया के, प्लस एशिया के हैं तो भारत के भी प्रथम हैं। 1913 साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि लिखने के उपलक्ष्य में इन्हें प्राप्त हुआ। अगला इसी से संबंधित है कि यह जो नोबेल पुरस्कार है क्या है? नोबेल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, साहित्य, अर्थशास्त्र एवं शांति के क्षेत्र में यह नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो आप यही साहित्य के क्षेत्र में 1913 में पाए थे। एक प्रश्न आपके लिए है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? जो पत्रकार रवीश कुमार हैं वह यह पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। उसका नाम क्या है और किस देश के द्वारा वह दिया जाता है जो एशिया के नोबेल पुरस्कार से प्रसिद्ध है? आप कमेंट बॉक्स में इसे बताएंगे कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। हम आशा उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। अपने पढ़ने के तरीकों को, जो भी पेपर हो, जो भी आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हो, उसको इस तरह से हल करने की कोशिश करें, इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करें। एक व्याख्यात्मक तरीका अपनाएं, तभी आपका विकास होगा, तभी आप एक बेहतरीन कंपटीटर बनेंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।